नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल RR मूवी डिकोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं 2024 में रिलीज हुई फिल्म एलियन रोम्यूलस के बारे में, जो कि मशहूर एलियन फ्रेंचाइज का एक नया चैप्टर है, जहां साईफाई, हॉरर और सस्पेंस का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। खूंखार जेनोमॉर्फ्स और दमदार इंटेंस विजुअल्स के साथ ये फिल्म आपको एक पल के लिए भी चैन से बैठने नहीं देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको ले चलेंगे इस एडवेंचर की हर परत, हर मोड़ और हर खौफनाक कोने तक। साल 9 फरवरी 2142 वेलेंट यूटैनिक कॉर्पोरेशन का एक स्पेसक्राफ्ट एक लंबे और थकाऊ सफर के बाद आखिरकार अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका था। उसका मिशन था नॉस्ट्रोमो नाम के एक स्पेसक्राफ्ट के अवशेषों की जांच करना, जो आज से लगभग 20 साल पहले एक रहस्यमय स्पेस मिशन के दौरान नष्ट हो गया था। जैसे ही वो स्पेसक्राफ्ट उन अवशेषों के पास पहुंचा, उसी समय उसका AI ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे मदर कहा जाता था, एक्टिवेट होने लगा। मदर दरअसल एक एडवांस्ड AI सॉफ्टवेयर था जो पूरे स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करता था। नेविगेशन से लेकर डिफेंस सिस्टम्स तक सब कुछ उसी के कमांड पर चलता था। जैसे ही मदर ने स्पेस में एक अनजान मीटेरॉइड को डिटेक्ट किया, उसने तुरंत उसे ट्रैक्टर बीम के जरिए अपने साथ खींचकर स्पेस स्टेशन पर ले आया। इसके बाद स्टेशन पर मौजूद रिसर्चर्स ने उस मीटेरॉइड पर डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए। लेकिन सब कुछ तब और रहस्यमय हो गया जब उन्होंने एक हाई इंटेंसिटी लेजर लाइट की मदद से उस मीटेरॉइड को 2 हिस्सों में काटा। जैसे ही टुकड़े हुए, रिसर्चर्स हैरानी में पड़ गए, क्योंकि वो कोई साधारण पत्थर नहीं था। असल में वो तो एक एलियन जीव का ककून था। इस डिस्कवरी ने न सिर्फ पूरे मिशन की दिशा बदल दी, बल्कि इंसानियत के सामने एक नए खतरे का दरवाजा भी खोल दिया। इस घटना के कुछ महीनों बाद अर्थ से लगभग 65 लाइट ईयर्स दूर जैक्सन स्टार नाम के एक अनजाने से प्लैनेट पर वेलेंट यूटैनिक कॉर्पोरेशन की एक बड़ी माइनिंग कॉलोनी दिखाई जाती है, जहाँ पर सैकड़ों लोग रोजाना कठिन हालातों में काम कर रहे होते हैं। इसी कॉलोनी में हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर रेन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। रेन एक शांत, मेहनती और साहसी लड़की है, जो अपने भाई एंडी के साथ रह रही होती है। एंडी दरअसल एक हाईली एडवांस्ड एंड्रॉइड रोबोट है, जो इंसानों की तरह दिखता है, सोच सकता है और महसूस भी कर सकता है। रेन और एंडी दोनों साथ में एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करते हैं, जहां वो प्लैनेट के हर्ष एनवायरनमेंट में फसलें उगाने की कोशिश करते हैं। रेन अब सिर्फ एंडी के साथ ही रहती है, क्योंकि कुछ साल पहले एक माइनिंग एक्सीडेंट में हुए भयानक ब्लास्ट ने उसके माता पिता की जान ले ली थी। उस दिन के बाद से रेन पूरी तरह से अकेली हो गई थी, सिवाय एंडी के। रेन की उम्र है 21 साल और अब तक वो इस 12,000 आवर्स काम कर चुकी है। जैक्सन स्टार प्लैनेट पर काम करने से पहले हर वर्कर को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो कोई भी 12,000 वर्किंग आवर्स पूरे करता है, उसे एक टिकट मिलता है, जो उसे इस सुनसान प्लैनेट से किसी बेहतर विकसित प्लैनेट पर ले जाने की आजादी देता है। रेन का सपना भी यही है। वो इस प्लैनेट से निकलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। रेन भी उसी उम्मीद के सहारे टिकट काउंटर के पास जाती है। उसका सपना था कि वो और उसका भाई एंडी इस सुनसान और मुश्किलों से भरे जैक्सन स्टार प्लैनेट को हमेशा के लिए छोड़ देंगे और योवागा प्लैनेट की ओर निकल जाएंगे। एक ऐसा प्लैनेट जिसकी एनवायरनमेंट काफी हद तक अर्थ जैसी है। वो चाहती थी कि एंडी के साथ मिलकर वहाँ एक नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन टिकट काउंटर पर बैठी वो कोल्ड एक्सप्रेशन वाली लेडी बिना किसी इमोशन के रेन को एक नया रूल बताती है। स्टाफ की भारी कमी के कारण अब एग्जिस्टिंग स्टाफ को इंटरप्लैनेटरी रिलोकेशन के लिए 12,000 घंटे की जगह 24,000 घंटे काम करना होगा। रेन जैसे सुनकर ही सन्न रह जाती है। उसके चेहरे की उम्मीद, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ जैसे एक पल में बुझ जाता है। अब उसे पूरे 24,000 घंटे यानी कम से कम 4 से 5 साल और इस जहरीली और बेरहम जमीन पर काम करना होगा। रेन अंदर से एकदम टूट जाती है। जैक्सन स्टार प्लैनेट से निकलने का सपना जब टूट गया, दोनों ही गहरी सोच में डूबे थे, जैसे किसी और रास्ते की तलाश कर रहे हो। तभी रेन के पास अचानक रेन के एक्स बॉयफ्रेंड टेलर का वीडियो मैसेज आता है। मैसेज में टेलर कहता है, रेन ज्यादा वक्त मत गवाओ, एंडी को लेकर जल्द से जल्द मेरे घर आ जाओ, तुम्हें कुछ जरूरी दिखाना है। टेलर का मैसेज मिलते ही रेन बिना देरी किए एंडी को साथ लेकर टेलर के घर निकल पड़ती है। टेलर के घर पहुंचने पर रेन देखती है कि वहाँ उसके साथ उसकी सिस्टर के, उसका कजिन ब्यॉर्न और ब्यॉर्न की गर्लफ्रेंड नवारो भी मौजूद है। इन सब के पास एक खास स्पेसशिप होती है, जिसका नाम था हॉलर कॉर्बुलिन, जिसे वे लोग अक्सर माइनिंग से निकले हुए रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते थे। रेन को पता चलता है कि उसकी तरह ये लोग भी जैक्सन स्टार प्लैनेट से निकलकर योवागा प्लैनेट जाना चाहते हैं। सभी का एक ही सपना था, इस बंजर और जहरीले जैसे ग्रह को छोड़कर एक नई बेहतर जिंदगी की शुरुआत करना। हालांकि उनके पास अपनी स्पेसशिप हॉलर कॉर्बुलिन मौजूद थी, जिससे वो योवागा प्लैनेट की ओर जा सकते थे। लेकिन समस्या
समस्या ये थी कि जैक्सन स्टार से युवागा प्लैनेट की दूरी लगभग 9 साल की थी और इतनी लंबी दूरी तय करना किसी भी इंसान के लिए बिना स्लीपिंग पॉड्स के मुमकिन नहीं था। स्लीपिंग पॉड्स एक तरह की एडवांस्ड क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित कैप्सूल्स होते हैं जिनमें इंसान लंबी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान सोते रहते हैं। इनमें सोने से शरीर की एजिंग रुक जाती है, यानी 9 साल का सफर तय करने के बाद भी शरीर पर उसका असर नहीं पड़ता। इसीलिए उन सभी को अर्जेंटली स्लीपिंग पॉड्स की तलाश थी। यही वो पल था जब टेलर अपने असली इरादे का खुलासा करता है। वो रेन को कहता है, रेन, तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ मिलना नहीं था, बल्कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कुछ हफ्ते पहले जब हम लोग एक छोटे माइनिंग मिशन से लौट रहे थे, तब हमारी स्पेसशिप ने स्पेस में एक भटका हुआ स्पेसक्राफ्ट डिटेक्ट किया था। टेलर आगे बताता है, स्कैन करने पर पता चला कि वो स्पेसक्राफ्ट वेलेंड यूटैनिक कॉर्पोरेशन का था, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। हाँ, वहाँ बहुत सारे स्लीपिंग पॉड्स मौजूद थे और अगर हम उन्हें हासिल कर लें तो हम बिना किसी देरी के युवागा पहुँच सकते हैं। लेकिन वो शिप पूरी तरह लॉक है और सिर्फ एक एडवांस्ड एंड्रॉइड ही उसे एक्सेस कर सकता है और तुम्हारा भाई एंडी इस काम के लिए परफेक्ट है। अगर वो हमारी मदद करे तो हम सब यहाँ से निकल सकते हैं हमेशा के लिए। रेन कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। हालांकि रेन कभी भी ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। किसी भी स्पेसक्राफ्ट पर बिना परमिशन के चढ़ना, वो भी वेलेंड यूटैनिक कॉर्पोरेशन जैसे विशाल कंपनी के स्पेसक्राफ्ट पर, पूरी तरह से गैर कानूनी था। पर उसी डर के पीछे एक बड़ी हकीकत छुपी थी कि अब युवागा प्लैनेट तक पहुंचने का बस यही एक रास्ता बचा था और अगर वो ये मौका भी खो देती तो शायद पूरी जिंदगी जैक्सन स्टार की जहरीली हवा और थकाऊ काम में ही सड़ती रह जाती। इसीलिए अंदर ही अंदर डरते हुए भी, रे ने न चाहते हुए भी टेलर की बात मान ली। कुछ देर बाद सभी ने जरूरी तैयारी पूरी कर ली। सब अपनी हॉलर कॉब्युलेंट स्पेसशिप में सवार होकर अंतरिक्ष की गहराइयों में निकल पड़े। उनका मिशन था वो पुराना भटका हुआ और रहस्यमयी स्पेस स्टेशन, जो और कोई नहीं बल्कि पहले ब्लास्ट हुए नॉस्ट्रोमो स्पेसक्राफ्ट ही था। आपको बता दें कि जैक्सन प्लैनेट एक एस्टेरॉयड बेल्ट से घिरा हुआ था। इसका मतलब इस ग्रह के चारों ओर अरबों उल्कापिंड घूमते रहते थे जो कभी भी किसी भी चीज से टकरा सकते थे। इसी एस्टेरॉयड बेल्ट के पास उन्हें नॉस्ट्रोमो का रेक्ट स्पेसक्राफ्ट दिखा, जो धीरे धीरे अपनी दिशा बदलते हुए उसी खतरनाक एस्टेरॉयड फील्ड की ओर बढ़ रहा था। टेलर ने तुरंत अपने नेविगेशन सिस्टम पर पाया कि सिर्फ 36 घंटे बचे हैं उस विशाल स्पेसक्राफ्ट के एस्टेरॉयड बेल्ट में टकराने में। अगर उससे पहले वे लोग अंदर नहीं गए और स्लीपिंग पॉड्स हासिल नहीं किए तो वो मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। उनकी पायलट नवारो ने अपने स्पेसक्राफ्ट को सावधानी से नॉस्ट्रोमो के बाहरी हिस्से से अलाइन किया और उसकी पुरानी वेंटिलेशन शाफ्ट से कनेक्शन जोड़ दिया। इसके बाद टेलर, ब्यॉर्न और एंडी तीनों ने एंडी की तकनीकी मदद से वेंटिलेशन शाफ्ट के रास्ते उस रहस्यमयी नॉस्ट्रोमो स्पेसक्राफ्ट के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वो अंदर पहुँचे, चारों तरफ सिर्फ गहरा अंधेरा और भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये जहाज दशकों से किसी साई की गिरफ्त में पड़ा हो। एंडी को जैसे ही कंट्रोल पैनल दिखा, उसने तुरंत अपनी एंड्रॉइड इंटरफेस का इस्तेमाल किया और स्पेसक्राफ्ट की पुरानी सिस्टम फाइल्स को एक्सेस करने लगा। कुछ ही देर में एंडी ने जहाज को रीबूट कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी सक्रिय हो जाती है, जिससे सब कुछ अपने स्थान पर स्थिर हो जाता है। उस रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट के अंदर सब कुछ एक्टिवेट होने के बाद वे लोग जहाज के क्रायो चेम्बर तक पहुँच गए, जहाँ कई सारे स्लीपिंग पॉड्स एक कतार में लगे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने एक एक करके उन पॉड्स की जांच की तो एक सच्चाई सामने आई। हर स्लीपिंग पॉड में सिर्फ 3 साल की ही क्रायोजेनिक फ्यूल बची थी, जबकि युवागा प्लैनेट तक पहुंचने के लिए कम से कम 9 साल की फ्यूल जरूरी थी। ये देखकर सभी के चेहरे उतर गए। जिस उम्मीद में वे अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ तक आए थे, वो अब अधूरी लगने लगी। लेकिन तभी टेलर ने अपने एडवांस स्कैनर की मदद से पूरी स्पेसक्राफ्ट मैप को स्कैन किया। स्पेसक्राफ्ट के कार्गो चेंबर में एक्स्ट्रा फ्यूल मौजूद है। उसने एंडी की मदद से स्लीपिंग पॉड्स को सिस्टम से डिस्कनेक्ट किया और उन्हें मैन्युअली इजेक्ट कर दिया। स्लीपिंग पॉड्स जैसे ही इजेक्ट हुए, नवारो ने उन्हें अपने स्पेसक्राफ्ट में कैप्चर कर लिया और सुरक्षित अपने जहाज में ले गई। अब अगला मिशन था कार्गो चेंबर तक पहुँचना और वो एक्स्ट्रा फ्यूल हासिल करना। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कार्गो बे में केवल फ्यूल नहीं बल्कि नॉस्ट्रोमो के अंधेरे इतिहास का सबसे खतरनाक रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। तीनों अब अपने मिशन के आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्से की ओर बढ़ चुके थे। उनका टारगेट था क्रायो चेंबर, जहां पर एक्स्ट्रा फ्यूल होने की पुष्टि हुई थी। दूसरी तरफ रेन और नवारो अपने जहाज से उन पर लगातार नजर रख रहे थे और के प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो कॉकपिट में ही रुकी रही। क्रायो चेंबर की तलाश करते हुए टेलर, ब्यॉर्न और एंडी को एक चेंबर मिला, जहां उन्होंने देखा कि एक आधा कटा हुआ शरीर जमीन पर पड़ा था। पहली नजर में लगा कोई इंसान है, लेकिन पास जाकर पता चला कि वो एक रोबोट था। इसे नजरअंदाज करते हुए वे लोग आखिरकार क्रायो चेंबर तक पहुंच ही गए। एंडी ने अपने सिस्टम से क्रायो चेंबर के दरवाजे को एक्सेस किया
तीनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर जाकर एक कोने में उन्होंने फ्यूल सिलेंडर्स देखे। जल्दी से टेलर ने एक सिलेंडर को निकाल लिया, लेकिन जैसे ही सिलेंडर बाहर निकला एक तेज आवाज में अलार्म बजने लगा और उसी पल क्रायो चेंबर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अब हालात बदल चुके थे। एंडी ने तुरंत डोर ओवरराइड करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका सिस्टम फेल हो गया। अब तीनों एक बंद, सन्नाटे भरे और अलार्म से गूंजते क्रायो चेंबर के अंदर फंस चुके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था। रेन और नवारो ने जब देखा कि टेलर, ब्यॉर्न और एंडी अब तक बाहर नहीं निकले हैं, उन्होंने देर न करते हुए खुद भी उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर पहुंचते ही उन्हें वही पुराना और आधा कटा हुआ रोबोट नजर आया। रेन ने उसे ध्यान से देखा और तुरंत एक आइडिया उसके दिमाग में आया। उसे याद था कि एंडी के सिस्टम ने डोर एक्सेस करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हो गया था। अब जबकि उसके पास समय बहुत कम था, तो उसने सोचा कि शायद इस पुराने रोबोट के मॉड्यूल से एंडी के सिस्टम को फिर से एक्टिवेट किया जा सकता है। रेन ने बिना देर किए उस रोबोट का मॉड्यूल निकाला और उसे लेकर सीधे क्रायो चेंबर के दरवाजे के पास पहुंच गई। उधर क्रायो चेंबर के अंदर का माहौल अब और भी तनावपूर्ण होता जा रहा था। एंडी ने चेंबर की एक दीवार पर कुछ अजीब से जीवों को बंद देखा। शायद ये वही खतरनाक जीव थे जिनसे पूरी एलियन फ्रैंचाइज जुड़ी हुई है। लेकिन अब एक और समस्या थी। जैसे ही टेलर ने फ्यूल सिलेंडर को निकाला था, चेंबर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। इसका मतलब था कि वो जीव अब ज्यादा देर तक जमे नहीं रहेंगे। इसी बीच टेलर ने रेन से मिला हुआ मॉड्यूल एंडी के सिस्टम में जोड़ दिया। एंडी अब रीबूट होने लगा था और टेलर और ब्यॉर्न उस एक पल का इंतजार कर रहे थे। इतने में ही टेम्परेचर के लगातार बढ़ने के कारण चेंबर में कैद जीव जाग उठे और बाहर निकलने लगे। अगले ही पल तेजी से बाहर निकल आया और सीधा टेलर के ऊपर झपट पड़ा। उस जीव ने अपना टैक्टिकल टेलर के मुंह में जबरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश की। टेलर छटपटा रहा था। तभी ब्यॉर्न ने तुरंत अपनी टीजर स्टिक से उस जीव पर हमला कर दिया। एक तेज झटका लगते ही जीव टेलर को छोड़ दिया, लेकिन वो मरा नहीं था, वो अब भी जिंदा था। इसी दौरान एंडी का रीबूट प्रोसेस पूरा हो चुका था। उसने बिना देर किए क्रायो चेंबर का दरवाजा अनलॉक कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही दरवाजा खुला, बाकी के जीव भी जो अब फ्रीज से बाहर आ चुके थे, चेंबर से बाहर निकलने लगे। टेलर, ब्यॉर्न और एंडी ने जल्दी से बाहर आकर दरवाजा फिर से बंद करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक जीव सीधा नवारो पर झपटा। इस बार और भी भयानक तरीके से। उसने अपनी टैक्टिकल ट्यूब को नवारो के मुंह में जबरदस्ती घुसेड़ दिया। नवारो दर्द से चीख पड़ी और वो जमीन पर छटपटाने लगी। ये सब देखकर टेलर और ब्यॉर्न ने नवारो के मुंह में चिपकी उस जीव को हटाने की कोशिश की। दोनों ने पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जितना जोर वो लगाते, वो जीव उतनी ही ज्यादा अपनी पूंछ को कसकर नवरो की गर्दन के चारों ओर लपेट लेता। ये देखकर रेन ने घबराकर उन्हें रोक दिया। उसने चिल्लाकर कहा, ऐसा मत करो। लेकिन ब्यॉर्न से नवारो की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी एंडी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुमने उस जीव को जबरदस्ती नवारो के मुंह से निकालने की कोशिश की तो उसकी गर्दन टूट सकती है और वो मर जाएगी। सब चौंक गए। एंडी ने आगे कहा, वो जीव नवारो को मार नहीं रहा, फिलहाल वो उसे ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है इसका मुझे अभी तक कोई अंदाजा नहीं है। दरअसल एंडी के पास इतनी सारी जानकारी उस रोबोट के मॉड्यूल को लगाने के बाद आई थी। जब रेन ने एंडी के सिस्टम में से वो मॉड्यूल निकालने की कोशिश की तो एंडी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और गंभीर स्वर में कहा, मुझे इस मॉड्यूल की जरूरत है। इसने मेरे सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है। अब मैं चीजों को पहले से ज्यादा बेहतर समझ सकता हूँ। रेन ने नवारो को बचाने के लिए एंडी से कहा, एंडी कुछ तो करो, हमें उसे बचाना होगा। एंडी ने थोड़े भारी मन से जवाब दिया, मुझे इस जीव के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन फिर एंडी ने जमीन पर पड़े उस पुराने रोबोट की ओर इशारा किया और कहा, शायद ये हमें कुछ बता सके। इसके बाद टेलर और एंडी ने मिलकर उस रोबोट को स्पेस स्टेशन के सिस्टम से जोड़कर एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही रोबोट ऑन हुआ, उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम रुक है। मुझे इस स्टेशन में मौजूद कंपाउंड Z01 की रक्षा के लिए तैनात किया गया था। एंडी ने तुरंत रुक से कहा, हमें नवारो को बचाना है। लेकिन रुक का जवाब, अब इसे बचाने का कोई मतलब नहीं है। ये पूरी तरह संक्रमित हो चुकी है। अगर तुम सच में इसे राहत देना चाहते हो तो इसे गोली मार दो और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर सबके चेहरों पर सन्नाटा छा गया। रेन की आंखें नम हो गई। रुक सब कुछ साफ साफ बताता है। ये जीव असल में एक पैरासाइट है, एक एलियन जीव। इसने नवारो को इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि ये उसके पेट में अपने अंडे डाल चुका है। जल्द ही ये अंडे नवारो के DNA से मिलकर एक बेहद खतरनाक एलियन को जन्म देंगे। इतना कहने के बाद रुक सबका ध्यान
ध्यान ऊपर की ओर कराता है। जैसे ही सबने ऊपर देखा, एक भीषण, भयानक और खून से सना हुआ जो ऊपर लटका हुआ था वो एक एलियन था। उसे देखकर सबकी रूह कांप उठी, सबके हाथ कांपने लगे। रुक ने आगे कहा, ये वही जेनोमॉर्फ है जो इस पैरासाइट के इंसानों से संपर्क में आने पर पैदा होता है। ये कोई साधारण जीव नहीं बल्कि एक एडवांस्ड किलर स्पीशीज है जो न सिर्फ शरीर को चीर सकता है बल्कि किसी भी सुरक्षा सिस्टम को भी मात दे सकता है। रेन जानना चाहती थी कि आखिर इतने खतरनाक एलियन कहां से आए थे। इस पर रुक धीरे धीरे पूरी सच्चाई बताने लगता है। आज से लगभग 20 साल पहले हमारी कंपनी वेलेंट यूटैनिक कॉर्पोरेशन का एक स्पेसक्राफ्ट था, नॉस्ट्रोमो। उसी ने पहली बार एक अनजान प्लैनेट पर इस एलियन पैरासाइट की खोज की थी। लेकिन तभी ये पैरासाइट उस स्पेसक्राफ्ट पर हमला कर देता है और धीरे धीरे सारे क्रू मेंबर्स को एक एक करके मारने लगता है। एक आखिरी क्रू मेंबर किसी तरह खुद को बचाकर स्पेस शटल से भाग निकलता है और पूरे नॉस्ट्रोमो को स्पेस में ही उड़ा देता है। तब से ही हम इस एलियन पैरासाइट की तलाश में थे। फिर 170 दिन पहले हमारे एक प्रोब ने नॉस्ट्रोमो के मलबे में इस पैरासाइट को डिटेक्ट किया। हमें लगा ये मर चुका है, इसलिए इसे स्पेस स्टेशन में लाकर रिसर्च के लिए रख लिया गया। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। ये अब तक का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी एलियन था जो बिना खाना और बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता था। लेकिन एक दिन ये जाग गया और धीरे धीरे सारे क्रू को मारना शुरू कर दिया। रेन और बाकी सभी लोग हैरानी और डर से रुक की बात सुन रहे थे। हमने इसे गोलियों से मारने की कोशिश की पर इसकी ब्लड में एसिड था। गोली से मरा जरूर, लेकिन उसके खून ने हमारे ही लोगों को जला डाला। रुक अब सीधे नवारो की ओर इशारा करता है, और अगर तुम लोग नवारो के मुंह में लगी इस पैरासाइट को मारने की कोशिश भी करोगे तो उसका खून ही उसकी मौत का कारण बनेगा। अब सबके सामने एक ही सवाल था, न तो उसे हटाया जा सकता था न मारा जा सकता था। तो अब आगे क्या करेंगे? तभी रेन एक प्लान बनाती है। रेन की योजना के अनुसार उन्होंने तय किया कि अगर वो पैरासाइट के ऊपर क्रायोफ्यूल स्प्रे करेंगे तो ठंड महसूस करके वो नवारो को छोड़ देगा। टेलर और ब्यॉर्न उसी प्लान को अंजाम देने के लिए नवारो के चेहरे पर जकड़े उस पैरासाइट पर क्रायोफ्यूल स्प्रे करने लगते हैं। जैसे ही जबरदस्त ठंड पड़ती है, पैरासाइट सच में धीरे धीरे नवारो की गर्दन से अपनी पकड़ ढीली कर देता है। कुछ देर बाद नवारो जमीन पर पड़े पड़े अचानक से चटपट आकर उठ जाती है। वो पूरी तरह डरी और घबराई हुई होती है। फिर वो सब नवारो को वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। हालांकि रुक ने पहले ही एंडी को चेतावनी दे दी थी कि अगर उन्होंने नवारो को वहां से ले जाया तो वो एक बहुत बड़ा खतरा अपने साथ लेकर जा रहे होंगे। ब्यॉर्न नवारो को लेकर सीधा कॉकपिट में चला जाता है, जहां के पहले से मौजूद होती है। नवारो का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उन्होंने रेन, एंडी और टेलर का इंतजार भी नहीं किया और सीधे अपने स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से अलग कर दिया। अब दोनों टीमें अलग हो चुकी थी। तभी अचानक नवारो को अपनी छाती में असहनीय दर्द होने लगा। वो दर्द से तड़पने लगी कि घबराकर उसके पास आई और जैसे ही स्कैनर से चेक किया, दोनों के हाथ कांपने लगे। स्कैनर में साफ दिख रहा था कि नवारो के शरीर के अंदर कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। नवारो के मुंह से झाग निकलने लगा। दर्द के मारे नवारो जमीन पर तड़पने लगी और तभी उसका एक पैर गलती से स्पेसक्राफ्ट के एक्सेलरेटर पर जा पड़ा। स्पेसक्राफ्ट तेजी से बेकाबू हो गया और सीधे स्टेशन के दूसरे हिस्से से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अब पूरा स्पेस स्टेशन और भी तेजी से एस्टेरॉयड बेल्ट की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में उसकी छाती फट गई। एक खतरनाक एलियन अचानक उसके शरीर से बाहर निकल आया। एक तरफ एंडी और रेन स्पेस स्टेशन के अंदर थे और दूसरी तरफ ब्यॉर्न, नवारो और के स्पेसशिप में। तीनों अपने बाकी साथियों की मदद के लिए स्पेसशिप की ओर कोई रास्ता ढूंढने लगे। तभी अचानक पूरे स्पेस स्टेशन में एक अनाउंसमेंट हुआ। स्पेस स्टेशन 47 मिनट में एस्ट्रॉयड बेल्ट से टकराने वाला है। ये सुनते ही तीनों और भी ज्यादा परेशान हो उठे। एक तरफ स्पेसशिप में नवारो की जान चली गई और उनके शरीर से निकला वो खतरनाक एलियन जीव अब आजाद है। ऊपर से नवारो का पैर गलती से स्पेसशिप के एक्सेलरेटर पर लग गया, जिससे शिप स्पेस स्टेशन के एक कोने में जा टकराया। वहीं दूसरी ओर रेन, टेलर और एंडी ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। तीनों अपने बाकी साथियों की मदद के लिए स्पेसशिप की ओर कोई रास्ता ढूंढने लगे। तभी अचानक पूरे स्पेस स्टेशन में एक अनाउंसमेंट हुआ। स्पेस स्टेशन 47 मिनट में एस्ट्रॉयड बेल्ट से टकराने वाला है। ये सुनते ही तीनों रेन, टेलर और एंडी और भी ज्यादा परेशान हो उठे। तभी रेन को नजर आता है कि स्पेस स्टेशन से स्पेसशिप की ओर जाने वाले ब्रिज पर एलियन पैरासाइट मौजूद है। एंडी बताता है कि इस एलियन पैरासाइट से बचने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि भले ही इस एलियन की आंखें नहीं हैं, लेकिन ये इंसानी आवाज और बॉडी टेम्परेचर से सब कुछ महसूस कर सकता है। रेन एक तरकीब सोचती है। वो स्पेस स्टेशन का टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर देती है और साथ ही समझाती है कि अब हम सभी को पूरी तरह शांत रहकर इस ब्रिज से होकर स्पेसशिप की ओर जाना होगा। कोई भी घबराएगा या हड़बड़ाएगा नहीं। इसके बाद
बाद तीनों बिल्कुल प्लान के मुताबिक शांत रहकर एलियन पैरासाइट के पास से होकर गुजरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ के बेहोशी से धीरे धीरे जागने लगती है। जैसे ही उसकी नजर ऊपर जाती है, वो देखती है कि नवारो की छाती से निकला हुआ एलियन पैरासाइट अब एक कोकून में पल रहा है। क्या डर के मारे चीखने ही वाली होती है। तभी वहाँ ब्योर्न आकर उसे चुप करवा देता है। गुस्से में भरकर ब्योर्न अपने टीजर स्टिक को कोकून के अंदर घुसेड़ देता है, जिससे अंदर पल रहा एलियन दर्द से गुर्राने लगता है। ब्योर्न की ये हरकत कुछ ही पल चलती है, क्योंकि एलियन के खून में मौजूद तेज एसिड टीजर स्टिक को गलाने लगता है। देखते ही देखते कोकून के अंदर से एसिडिक ब्लड ब्योर्न के ऊपर गिरता है और ब्योर्न वही तड़पते हुए दम तोड़ देता है। उसकी लाश धीरे धीरे गलने लगती है और के कांपती आंखों से ये सब देखती रह जाती है। इसके बाद डरी हुई के वहाँ से भागकर दरवाजा खोलने की चाबी ढूंढने लगती है। उधर कोकून से तब तक एक खतरनाक और बड़ा एलियन बाहर निकल रहा था, वही जेनोमॉर्फ, जिसके बारे में रुक ने पहले वार्निंग दी थी। तभी केट को दरवाजे की चाबी पास में ही मिल जाती है और वो तुरंत दरवाजा खोलकर भागने लगती है, लेकिन हड़बड़ी में के सीधे शिप के एक कंपार्टमेंट में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उधर की चीख सुनकर ब्रिज से एलियन पैरासाइट के पास से गुजर रहे टेलर रुक जाते हैं। डर और घबराहट की वजह से टेलर को पसीना आने लगता है, जिससे उनका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। एलियन पैरासाइट उनकी बॉडी हीट और हलचल को तुरंत महसूस कर लेते हैं और पूरा झुंड टेलर, रेन और एंडी के पीछे पड़ जाता है। लेकिन किस्मत से तीनों किसी तरह उस खतरनाक पल से बाल बाल बच निकलते हैं। एक तरफ के ही दरवाजे के इस पार पहुंच जाती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। टेलर दूसरी ओर से एंडी से दरवाजा खोलने की गुजारिश करता है, लेकिन एंडी इनकार कर देता है, क्योंकि एंडी को इस बात का आभास हो चुका था कि केक की तरफ एक खतरनाक जेनोमॉर्फ पहुंच रहा है, जो उसे ढूंढ रहा है। टेलर अपनी बहन को बचाने के लिए एंडी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन एंडी अपने फैसले पर अड़िग रहता है। तभी जेनोमॉर्फ के पास पहुंच जाता है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। असल में एंडी के सिस्टम में रुक का मॉड्यूल लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो सारे फैसले रुक की सोच के मुताबिक ले रहा था। यहाँ एंडी बताता है कि रुक का मिशन पूरा होने के बाद ही उन्हें युवागा प्लैनेट पर जाने की अनुमति मिलेगी। ये कहकर एंडी, रेन और टेलर को एक रिसर्च लैब में ले जाता है। वहाँ एक बॉक्स में एक पैरासाइट को कैद करके रखा गया था और उससे काले रंग का एक फ्लूइड निकाला जा रहा था। इसी बीच कंप्यूटर स्क्रीन पर रुक का संपर्क होता है और वह बताता है, इंसान इस ब्रह्मांड का सबसे नाजुक जीव है। इसका अस्तित्व माइनिंग कॉलोनीज पर भी खतरा बन चुका है। इंसान कभी भी स्पेस में रहने के लिए नहीं बना, इसलिए हमारी कॉर्पोरेशन ने इंसानों को सबसे शक्तिशाली बनाने की योजना बनाई, ताकि वे किसी भी प्लैनेट्स पर जिंदा रह सके। रुक आगे बताता है कि उन्होंने जो जेनोमॉर्फ खोजा था, उसी से ये पैरासाइट तैयार किया गया और इस पैरासाइट से जो ब्लैक फ्लूइड निकाला गया है, वही एक ऐसा कंपाउंड है जिसे कंपाउंड Z01 कहा जाता है। इसके बाद एंडी एक मशीन से एक कंटेनर निकालता है, जिसमें कई इंजेक्शन रखे होते हैं। रुक कहता है, अगर इंसान अपने खून में इस फ्लूइड को इंजेक्ट करे तो वो सबसे शक्तिशाली बन जाएगा और स्पेस में कहीं भी किसी भी प्लैनेट पर जिंदा रह पाएगा। ये वही रहस्यमयी योजना थी जो मानवता को शक्ति देने के नाम पर एलियन तकनीक और पैरासाइट के सहारे एक नए युग की ओर ले जाने की साजिश बन चुकी थी। एंडी बताता है कि अगर वे किसी भी तरह से इस कंपाउंड को जैक्सन प्लेनेट ले जाकर कंपनी को सौंप दे तो रेन और टेलर को युवागा प्लेनेट पर जाने का टिकट मिल जाएगा। ये बात मानते हुए रेन और टेलर एंडी के साथ लैब से बाहर निकलने लगते हैं। तब एंडी उन्हें ऑटोमेटिक गन देते हुए कहता है, ध्यान देना, तुम्हारी गोली जेनोमॉर्फ पर लगनी नहीं चाहिए, हमें बस उन्हें डराना है। अगर उनकी एसिडिक ब्लड हम पर गिर गई तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन यहीं पर कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। रुक जिस कंपाउंड को कंपनी के हवाले करना चाहता था, क्या वो वाकई इंसानों के लिए सुरक्षित था? नहीं, असल में ये कंपाउंड इंसानों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। रुक को इसका खतरनाक नतीजा पहले से पता था, लेकिन इसके बावजूद वो इंसानों को ये सौंपना चाहता था। इस बात से बेखबर एंडी, टेलर और रेन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसी बीच टेलर को के की हल्की चीख सुनाई देती है। उसे ढूंढते हुए टेलर, रेन और एंडी के तक पहुंच जाते हैं, जो दर्द और गंभीर हालत में पड़ी थी। तभी एंडी टेलर को कहता है कि के को तुरंत कंपाउंड Z01 इंजेक्ट कर दो ताकि उसकी जान बच सके। इस पर रेन विरोध करती है। वो कहती है, मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा। हम के को किसी भी हालत में स्लीपिंग पॉड तक ले जाएंगे और जैक्सन प्लेनेट पहुंचकर उसका इलाज कराएंगे। टेलर रेन की बात मानकर के को वहाँ से उठाकर लिफ्ट की ओर ले जाने लगते हैं। वो तीनों जल्दी से जल्दी के को लिफ्ट से बाहर निकालना चाहते थे। तभी अचानक उन्हें पास में जेनोमॉर्फ की गूंजती हुई डरावनी
गुर्राहट सुनाई देती है। जेनोमॉर्फ हमला करने के लिए अपनी तेज और धारदार पूंछ निकाल लेता है, लेकिन तभी टेलर रेन को बचाने के लिए उसके सामने आ खड़ा होता है और जेनोमॉर्फ की पूंछ उसकी छाती को चीरती हुई आर पार हो जाती है। हालांकि एंडी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेनोमॉर्फ उस पर भी टूट पड़ता है और उसकी सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिससे एंडी का सारा कंट्रोल खराब हो जाता है। इस सब के बीच जेनोमॉर्फ वापस टेलर की ओर मुड़ता है और बेरमी से उसका खात्मा कर देता है। रेन अपनी आंखों के सामने टेलर को खोकर अंदर से टूट जाती है, लेकिन अब उसे के को किसी भी हालत में बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रेन एंडी को उस हाल में अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से के हाथ में कंपाउंड Z01 का इंजेक्शन देती है और उसे लिफ्ट में बैठा कर ऊपर भेज देती है। अब रेन का लक्ष्य था एंडी को बचाना। दूसरी ओर के अब असहनीय दर्द में थी, वो अब और नहीं सहना चाहती थी। दर्द से कराहती हुई वो ज्यादा कुछ सोचे बिना कंपाउंड Z01 का एक इंजेक्शन खुद को लगा लेती है। उधर स्पेस स्टेशन को एस्टेरॉइड बेल्ट से टकराने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे। रेन को हर हाल में एंडी को लेकर स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचना था। वो फौरन एंडी के पास पहुंचती है और उसके सिस्टम से रुक का मॉड्यूल निकालकर उसे रीसेट कर देती है, जिससे एंडी फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अब रेन और एंडी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें जेनोमॉर्फ की डरावनी गुर्राहट सुनाई देती है। दोनों तेजी से दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। एंडी पूरी कोशिश करता है दरवाजा खोलने की, लेकिन नाकाम रहता है। तब रेन रुक से कांटेक्ट करके दरवाजा खोलने की मांग करती है, लेकिन रुक मना करते हुए कहता है, तुम लोगों के पीछे जेनोमॉर्फ है, मैं दरवाजा खोलकर अपना मिशन खतरे में नहीं डाल सकता। मेरे मिशन के अनुसार तुम्हारे दोस्त कंपाउंड Z01 के साथ पहले ही स्पेसशिप की ओर निकल चुके हैं। जैसे ही के स्पेसशिप पर पहुंचेगी, मैं ऑटो पायलट ऑन कर दूंगा और उसे जैक्सन प्लैनेट की ओर भेज दूंगा। अब मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर रेन को बेहद गुस्सा आता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं बचा था। अब रेन और एंडी फंसे हुए थे और जेनोमॉर्फ उनके बहुत करीब था। अब रेन और एंडी को ये पूरी तरह समझ आ चुका था कि जेनोमॉर्फ से बचना लगभग नामुमकिन है। अगर उन्होंने जेनोमॉर्फ पर फायरिंग भी की तो उसका एसिडिक ब्लड उन पर गिर सकता था, और अगर किसी तरह खून से बच भी गए तो स्पेस स्टेशन की सतह पर गिरते ही उनका शरीर भी उसी एसिड में पिघल जाएगा, अर्थात अंत तय था, स्पेस में गिरकर मौत। हर आखिरी उम्मीद टूट चुकी थी। जेनोमॉर्फ का झुंड अब बस कुछ कदम की दूरी पर था। रेन और एंडी अब बस मौत के इंतजार में खड़े थे, लेकिन तभी रेन को एक आइडिया आया। जैसे ही जेनोमॉर्फ का झुंड उनके सामने आया, रेन ने बिना एक पल गवाए स्पेस स्टेशन की आर्टिफिशियल ग्रेविटी को ऑफ कर दिया। ग्रेविटी के बंद होते ही जेनोमॉर्फ हवा में ही तैरने लगे, असहाय, दिशा खो चुके। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रेन ने जेनोमॉर्फ की तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और उसका प्लान काम कर गया। जेनोमॉर्फ मर गए, लेकिन उनका एसिडिक ब्लड ग्रेविटी न होने की वजह से नीचे गिरने के बजाय स्पेस में बिखर गया। रेन और एंडी दोनों जिंदा बच गए। आखिरकार रेन और एंडी जेनोमॉर्फ से बेहद मुश्किल जंग लड़ते हुए किसी तरह अपनी शिप तक पहुंच ही जाते हैं। शिप के अंदर के दर्द से कांप रही थी। रे ने उसे स्लीपिंग मोड में सुला दिया और ऑटो पायलट मोड ऑन करके शिप को जैक्सन प्लैनेट की ओर रवाना कर दिया। थोड़ी देर बाद शिप के कंप्यूटर पर रुक का कांटेक्ट आता है। वो रेन को मिशन पूरा करने की बधाई देता है, लेकिन रेन को अब उसकी असलियत का अंदाजा हो चुका था। गुस्से में रेन ने रुक को बेवकूफ बनाकर जैक्सन प्लैनेट की जगह युवागा प्लैनेट की ओर ऑटो पायलट मोड ऑन कर दिया। इसी तरह रुक और बाकी सारे एलियन नोस्ट्रोमो स्पेस स्टेशन के साथ एस्टेरॉइड बेल्ट में टकराकर हमेशा के लिए खत्म हो गए। उसके बाद रेन ने एंडी को अगले 9 सालों के लिए तैयार किया और खुद स्लीपिंग पॉड की ओर चली गई। लेकिन तभी के की स्लीपिंग पॉड से अचानक एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। रेन जल्दी से के की स्लीपिंग पॉड के पास पहुंची और देखा कि के होश में आ चुकी है, लेकिन उसका पेट फूला हुआ था और वो दर्द से चीखने लगी। रेन हैरान रह गई, इतनी जल्दी डिलीवरी का समय कैसे आ गया। तभी उसकी नजर के की गर्दन पर पड़ी, जहाँ कंपाउंड Z01 का इंजेक्शन का निशान था। रेन अब समझने में देर नहीं लगी कि ये सब उसी खतरनाक कंपाउंड का असर है। अचानक के गर्भ से एक अजीब सा बड़ा अंडा बाहर निकल आया। रेन ने तुरंत उसे कपड़े में लपेटा और उसे बाहर फेंकने के लिए शिप से बाहर ले जाने लगी। लेकिन तभी वो अंडा फूल की तरह खुलने लगा और उसके अंदर से एक नवजात बच्चे की झलक दिखाई दी। लेकिन ये बच्चा पूरी तरह इंसानी नहीं था। ये था एक नई प्रजाति जो एलियन और इंसान के डीएनए के मेल से पैदा हुई थी। उसी समय अंडे से निकली एसिडिक फ्लूइड ने शिप की सतह को पिघला दिया और अंडा नीचे कार्गो डेक में गिर गया। रेन ने बिना समय गवाए क्रायोफ्यूल की स्प्रे उठाई और कार्गो डेक में उस अजीब प्राणी को ढूंढने निकल पड़ी। रेन को आखिरकार वो अंडा मिल जाता है, लेकिन अंडे के अंदर वो प्राणी अब वहाँ मौजूद नहीं होता। अब रेन के लिए
खतरे का सामना और भी कठिन हो चुका था। वो प्राणी को खोजने लगती है। तभी उसकी नजर कुछ अजीब कदमों के निशान पर पड़ती है जो किसी जानवर जैसे लेकिन अनजाने जीव के थे। इसी दौरान कार्गो डेक को हुए नुकसान की वजह से शिप का ऑटो पायलट मोड बंद हो गया और वो मैनुअल मोड में आ गई। पायलट न होने की वजह से शिप अपने रास्ते से भटककर एस्टेरॉयड बेल्ट की ओर बढ़ने लगी। उधर एंडी अब पूरी तरह रीबूट हो चुका था। जैसे ही वो हालात का जायजा लेने स्लीपिंग पॉड्स की ओर पहुंचा, उसने देखा कि एक कोने में दर्द से कराहती हुई बैठी है और उसकी छाती से दूध की जगह एक अजीब सा ब्लैक फ्लूइड निकल रहा था। एंडी तुरंत के को संभालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से एक विशाल भयानक प्राणी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। ये कोई और नहीं बल्कि के गर्भ से निकले अंडे से पैदा हुआ वही नवजात जीव था, जिसने अब बहुत ही तेजी से एक भीषण और घातक रूप ले लिया था। अब वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो था एक नया जेनोमॉर्फ ह्यूमन हाइब्रिड, एक ऐसी प्रजाति जिसे न इंसान समझ सकता है और न ही पूरी तरह एलियन। जैसे ही वो भयानक हाइब्रिड एलियन के पास पहुंचा, उसने पहले एंडी को बेरमी से मार डाला, फिर के की छाती से निकलती ब्लैक फ्लूइड को सूंघकर उसे भी दर्दनाक तरीके से मार डाला। के की चीखें सुनकर रेन वहां पहुंची, पर उसके लिए सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। रेन ने देखा कि वो हाइब्रिड एलियन अब सीधे उसकी तरफ बढ़ रहा था। रेन ने क्रायोफ्यूल स्प्रे का इस्तेमाल किया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा वो एलियन उस पर टूट पड़ा और क्रायो स्प्रे फटकर पूरे जहाज में फैल गया, जिससे पूरी शिप में हाड़ जमा देने वाली ठंड फैल गई, जहां हर चीज धीरे धीरे फ्रीज होने लगी। रेन भी ठंड से बेहाल हो गई थी। आखिरकार वो एक चेम्बर में घुसकर जल्दी से स्पेस सूट पहनती है और रस्सी के सहारे वापस कार्गो डेक की ओर जाती है। वहीं पर रेन बनाती है एक आखिरी प्लान। वो खुद को रस्सी से बांध लेती है और तय करती है कि जैसे ही वो एलियन उसके पास आएगा, वो लीवर खींचकर पूरे कार्गो डेक का दरवाजा खोल देगी, जिससे वो एलियन सहित खुद को भी अंतरिक्ष की ओर खींच लेगी। लेकिन उसकी योजना का एक और हिस्सा था, रस्सी उसे बचा लेगी, पर एलियन सीधा एस्टेरॉयड बेल्ट में गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एलियन पीछे से रेन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने प्लान को अंजाम नहीं दे पाती। अब रेन के पास एलियन से बचने का कोई सहारा नहीं बचा था। फिर भी रेन ने हार नहीं मानी। वो हर पल लड़ती रही जिंदगी की आखिरी उम्मीद के लिए। तभी उसकी नजर पास रखे उस अंडे पर पड़ती है जिसमें एसिड मौजूद था। रेन समझ गई यही उसका आखिरी दाव है। उसने तुरंत उस अंडे से एसिड गिरा दिया, जिससे वो एलियन के साथ साथ खुद भी स्पेस में गिर गई। लेकिन रेन ने खुद को पहले से रस्सी से बांध रखा था, इसलिए वो बच जाती है और धीरे धीरे ऊपर आने लगती है। मगर एलियन भी शिप के नीचे लटकता हुआ बच जाता है। खुले अंतरिक्ष में आने के बावजूद उस पर कोई असर नहीं होता। अब वो रेन पर हमला करने लगता है। रेन डरती नहीं बल्कि लड़ती है। तभी उसकी नजर उसी रस्सी पर पड़ती है जो लीवर से फंसी हुई थी, जिसे खींचकर वो एलियन को कार्गो डेक समेत एस्टेरॉयड बेल्ट में गिराना चाहती थी। बिना एक पल गवाए रेन जोर से रस्सी खींच देती है। लीवर खिसक जाता है और एलियन कार्गो डेक के साथ एस्टेरॉयड बेल्ट में गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इससे पहले कि शिप भी एस्टेरॉयड बेल्ट से टकराए, रेन तुरंत कॉकपिट तक पहुंचती है। ऑटो पायलट मोड ऑन करके डेस्टिनेशन को युवागा प्लैनेट पर सेट कर देती है। फिर वो अपने साथी एंडी के डैमेज बॉडी को स्लीपिंग पॉड में सुलाकर उसका मॉड्यूल निकाल लेती है और खुद से एक वादा करती है, मैं तुझे जरूर ठीक करूंगी किसी भी कीमत पर। इसके बाद रेन भी 9 साल की लंबी नींद में चली जाती है और इस तरह सबसे खतरनाक एलियन से लड़ते हुए उसे हराकर रेन और एंडी एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए आखिरकार युवागा प्लैनेट की ओर रवाना हो जाते हैं। और इसी के साथ खत्म होती है इस एलियन साइफाई हॉरर थ्रिलर की एक जबरदस्त कहानी। रेन ने इस सफर की शुरुआत की थी अपने दोस्तों के साथ, एक नई दुनिया की उम्मीद लेकर, एक नई जिंदगी के सपने लिए। लेकिन इस रास्ते में मौत ने सब कुछ छीन लिया। एक एक करके उस एलियन अंधेरे में खो गए और आखिरकार केवल रेन ही बची इस सुनसान जहाज के कॉकपिट में, जहां इंसानी हिम्मत, टेक्नोलॉजी और एक बहन का प्यार टकराता है ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक एलियन जीव से। अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां रेन और एंडी युवागा प्लैनेट पर पहुंचकर एक नई उम्मीद और एक नई सभ्यता के साथ फिर से जिएंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम जल्द ही एक और दिलचस्प और रोमांचक कहानी लेकर आपके सामने आ सके। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका दिल से धन्यवाद।